अर्ज किया है। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। बेरंग तुम कितना भी करना चाहो, बेरंग तुम कितना भी करना चाहो, गुजरते दिन मुझ में नया रंग भरते हैं। इंसान मुझे भी समझे हर कोई, इंसान मुझे भी समझे हर कोई, फिर भाई मुझे क्यों हाथी कहते हैं। तो आज बात करेंगे एनिमल एलिफेंट और उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स की। तो एलिफेंट इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल है, यानी स्थलीय स्तनधारी जंतु, और ये हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। 2010 में ये घोषित किया गया था हेरिटेज एनिमल। कारण इसका ये है कि जिस तरीके से टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए सेव द टाइगर एक कैंपेन चला था, वैसे ही एलिफेंट के कंजर्वेशन को लाइमलाइट में लाने के लिए इसे हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया। और सिमिलर लाइंस पर एक साल पहले यानी कि 2009 में गैंगेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया। तो ये चीज़ें इसीलिए की जाती हैं, जैसा कि मैंने बताया, ताकि किसी भी एनिमल को कि उसके प्रोटेक्शन को लाइमलाइट में रखा जा सके। अब हम बात करते हैं अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स की। अफ्रीकन एलिफेंट्स को रखा जाता है जीनस लॉक्सोडोंटा के अंदर, और ये है वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर। और जो एशियन एलिफेंट्स हैं ये एंडेंजर्ड कैटेगरी है। इसका मतलब एशियन एलिफेंट्स को ज़्यादा खतरा है। अफ्रीकन एलिफेंट्स की 2 सब स्पीशीज़ हैं और एशियन एलिफेंट्स की 3 सब स्पीशीज़ हैं। इन सब स्पीशीज़ में एक्सटर्नली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनके ट्रंक साइज़ में, ईयर साइज़ में, या फिर इनके कलर में। अगर हम बात करें एशियाटिक एलिफेंट्स की, तो इंडिया के अंदर 29,964 एलिफेंट्स हैं, एशियन एलिफेंट्स, जो वर्ल्ड का पूरा 60% है। और अगर हम केवल इंडियन सब स्पीशीज़ की बात करें तो 28,000 एलिफेंट्स हैं यहाँ पर, और उसमें भी कर्नाटक के अंदर मैक्सिमम है 25%। तो रिसेंटली 2020 में ही कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ CMS कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी गांधीनगर, गुजरात में। इस मीटिंग के दौरान ये डिसाइड किया गया कि एशियन एलिफेंट्स, बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अपेंडिक्स 1 में रखा जाएगा, जो कि CMS कन्वेंशन का अपेंडिक्स 1 है। इसमें रखने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का मतलब है अगर एक देश से बाहर भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे नेपाल, भूटान, और इस तरफ भी अगर एलिफेंट की पॉपुलेशन, एलिफेंट मूव करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लागू होने के कारण ये जो कंजर्वेशन है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर इन देशों के एलिफेंट पॉपुलेशन की इंटरमिक्सिंग भी होती है तो भी फ़ायदे में रहेंगे एलिफेंट्स, पॉपुलेशन ज़्यादा वायबल हो पाएगी। आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों लॉन्च किया गया था। तो जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं या कृषि का एरिया बढ़ता है, वैसे वैसे एलिफेंट की जो टेरिटरी है वो कम होती जाती है, और इस वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है, मैन और एनिमल्स के बीच में। इसके अलावा एलिफेंट कॉरिडोर्स भी नहीं थे पहले, क्योंकि कॉरिडोर का मतलब होता है अगर कोई हैबिटेट फ्रेगमेंट हो चुकी है रेल या रोड के बनने की वजह से, तो उसको किसी स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्ट किया जाता है। इसे हम कहते हैं एनिमल कॉरिडोर, और एलिफेंट के केस में कहेंगे एलिफेंट कॉरिडोर। तो एलिफेंट कॉरिडोर पहले ज़्यादा नहीं थे, और इन सब रीजंस की वजह से 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। अभी टोटल 30 नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व्स हैं 15 स्टेट्स के अंदर, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। यहाँ पर जो फंडिंग का रेशियो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ये है 60 और 40 का, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर के केस में हमने देखा था 100% सेंट्रल की फंडिंग थी। अगर हम बात करें इसके टारगेट्स की प्रोजेक्ट टाइगर के, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का भी ध्यान रखा जाएगा, ये इसके टारगेट्स में फिक्स रखा गया। एनिमल्स की जो हैबिटेट है एलिफेंट्स की, और इसके अलावा एलिफेंट कॉरिडोर उनको बनाया जाएगा। इसके अलावा ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश की जाएगी। जैसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी कि किस तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं, ये हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अलग से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट्स के अंदर कुछ 1000 से भी ज़्यादा एलिफेंट पर माइक्रोचिप लगाई गई, ताकि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको रजिस्टर किया जा सके। आगे हम बात करते हैं
एलिफेंट के सेंसस के बारे में। तो ये जो गणना है एलिफेंट्स की, ये 5 सालों में एक बार होती है और प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत ये किया जाता है। और हमने देखा था टाइगर के अंदर ये गणना होती है 4 सालों में एक बार। तो 2017 की गणना के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के अंदर और सदर्न रीजन के अंदर ज़्यादा एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। सदर्न रीजन में भी कर्नाटक के अंदर ज़्यादा हैं। कर्नाटक, केरल, झारखंड, इनका ये स्टेट एनिमल भी है। तो एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, स्टेट एनिमल या स्टेट प्लांट या फिर स्टेट बर्ड। और ये तीनों तरीके की जो लिस्ट हैं आपको विकिपीडिया पर मिल जाएंगी सेपरेटली, जहाँ पर उनके डायग्राम या फोटोग्राफ्स भी दे रखी हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सके। अदरवाइज़ जो उनके नेम की लिस्ट है वो आप किसी भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के साइट पर देख सकते हैं। पर यहाँ पर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोई चीज़ अगर न्यूज़ में रहती है किसी वजह से, जैसे हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल का कोई फेस्टिवल आया है, या राइनो है, तो अभी जैसे असम में फ्लड आई थी तो राइनो को बहुत नुकसान हुआ, तो राइनो फिर असम का स्टेट एनिमल है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। और 2017 की गणना में इस बात पर भी फोकस किया गया कि जो एलिफेंट्स फॉरेस्ट के बाहर मिलते हैं, क्योंकि कई सारा ऐसा एरिया है, जैसे एलिफेंट रिजर्व्स का 40% एरिया है जो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर मिलता है। प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, तो वहाँ पर कैलकुलेशन करना काफ़ी टफ रहता है। और अक्रॉस द नेशन इस गणना को किया गया था, इसीलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे हम बात करें अगर काउंटिंग की, तो एलिफेंट की काउंटिंग की जाती है तो डायरेक्ट साइट से, अगर आपने देखा है और फिर आपने उसको काउंट कर लिया, या फिर इनडायरेक्ट मेथड डंग डीके फॉर्मूला, यानी कि जो एनिमल का वेस्ट मटेरियल होता है उसके आधार पर कैलकुलेशंस की जाती हैं। इस मेथड के अंदर एनिमल के डंग का जो डीके होता है या अपघटन होता है, उसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि वो कितना दूर गया है। फिर वहाँ से एस्टिमेट लिया जाता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर वो ज़्यादा मिलते हैं, और मैथमेटिकल फॉर्मूला से ये सारी कैलकुलेशन होती है। आगे हम बात करते हैं एलिफेंट के लिए और कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट के अलावा। नेशनल लेवल पर माइक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जो कि साइट्स का एक प्रोग्राम है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो ये जो प्रोग्राम है ये साउथ एशिया के अंदर लॉन्च किया गया था 2003 के अंदर। अब इसके कुछ टारगेट्स हैं, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि इलीगल हंटिंग का पैटर्न कैसा है, क्या उसके अंदर ट्रेंड देखने को मिला है, क्या उसके अंदर चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस के पीछे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, और इन सब चीज़ों के लिए देशों का आपस में कोऑर्डिनेशन। और यहाँ पर इंडिया के अंदर माइक प्रोग्राम को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा हाथी मेरे साथी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री द्वारा, जो कि E8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो कि दिल्ली के अंदर हुई थी 2011 में, तब लॉन्च किया गया। E8 का मतलब है एलिफेंट कंट्रीज़। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अफ्रीका के अंदर हैं और बाकी की एशिया के अंदर हैं, जैसे बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया और तंजानिया, ये अफ्रीका के अंदर है और बाकी एशिया के अंदर है। इस प्रोग्राम का ये मकसद था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए और कैसे हाथी को एज ए पार्टनर बताया गया इस प्रोग्राम के अंदर, हाथी मेरे साथी में। 2011 में कांग्रेस के मंत्री बड़े मुस्कुराते हुए गज्जू को लॉन्च कर रहे हैं। कर लेते हैं देश के अंदर एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में। तो एलिफेंट कॉरिडोर्स स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो 2 फ्रेगमेंटेड हैबिटेट को जोड़ते हैं। तो करीब 100+ एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं इंडिया के अंदर, और जैसा कि यहाँ पर आपको सामने फ़ोटो में दिखाया गया है कि किस तरीके से ये कंसंट्रेटेड है इंडिया में। ज़्यादातर आपको सदर्न इंडिया के अंदर ये जूम करके बताया गया है कि कैसे कर्नाटक के आसपास के एरिया के अंदर काफ़ी सारे एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। इन कॉरिडोर्स के कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो वायबल रहती है, किसी तरीके के एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैसे प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ कनेक्टेड रहती हैं, तो एलिफेंट जितने ज़्यादा होंगे संख्या में, उतना ही प्लांट और जो फॉरेस्ट है वो रीजनरेट ज़्यादा अच्छे से होगा। और अगर कोई फॉरेस्ट अच्छे से रीजनरेट होगा तो उसमें रहने वाले बाकी जो एनिमल्स है, टाइगर वगैरह, वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2017 को एक गज यात्रा लॉन्च की गई थी, जो कि 12 एलिफेंट रेंजिंग स्टेट्स को कवर कर रही थी। और ये एक 15 मंथ लॉन्ग कैंपेन था जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से चला था, और ये भी अवेयरनेस जनरेशन का के टारगेट को लेकर के स्टार्ट की गई थी।
इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम है सुरक्षा। ये अगस्त 2020 में ही लॉन्च किया गया है। इसका काम ये है कि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एनिमल और ह्यूमन के बीच में किस तरीके से कन्फ्लिक्ट हो रहा है और कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर है। तो जैसे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी, तो इसी टाइगर टास्क फोर्स की तर्ज पर एलिफेंट टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था 2010 के अंदर। और एनटीसीए की तरह ही एक नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी भी प्रपोज की गई थी, लेकिन अभी तक ये एग्जिस्टेंस में नहीं आई। IUCN एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये साइंटिस्ट और नॉन साइंटिस्ट कई सारे स्पेशलिस्ट का एक ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये एशियन एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है और ये कुछ एविडेंस देते हैं जिसके आधार पर जो डिफरेंट टाइगर रेंजिंग नेशंस हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ये ग्रुप स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का एक पार्ट है और IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन और एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, इसकी एक जर्नल आती है जिसका नाम है गज़ा। ये बाई एनुअल है जर्नल। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या नेशनल इंस्टीट्यूशंस के अगर कोई रिपोर्ट्स आती हैं या जर्नल आते हैं तो उनका आपको नाम ध्यान में रखना है। बात करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे की। ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है, इस पर बेस्ड MCQs पूछे जा सकते हैं या फिर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में किस तरीके से एलिफेंट को कंजर्व करने की कोशिश की गई है, क्या चैलेंजेस हैं और कितना मैन और एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सकता है। और इसके अलावा बस यही कहूँगी कि रिवाइज़ करें क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।